हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों, आप लोगों ने जैसे अभी तक देखा, व्यक्तित्व जो सीटेट में चैप्टर है उसको हमने पूरा समाप्त कर दिया है। वो आपका सीटेट और यूपी टेट दोनों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी तथ्य उसमें दिए गए हैं उसके नोट्स बनाइएगा, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाइए तो और अच्छी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि आप फिर रिमाइंड भी कर लेते हैं चीज़ों को जो याद करके आए होते हैं। क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, सिर्फ रट के बैठिए नहीं, क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैं आया हूँ जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं। तो आज हम करीब 25-26 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऐसे ही 26-27 क्वेश्चन ऐसे और देखेंगे। दो पार्ट में हम व्यक्तित्व के क्वेश्चंस को देख लेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सिर्फ अपने यूपी के नहीं, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ जहाँ पूछे गए हैं व्यक्तित्व से क्वेश्चन, दिल्ली वगैरह सब जगह के क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चंस तो देखिए, ऐसा थोड़ी ना दिल्ली वाला क्वेश्चन यूपी में नहीं पूछा जा सकता या हरियाणा वाला यहाँ नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चंस यही सब तो रिपीट करते रहते हैं। तो अगर आपको चैप्टर तैयार है तो आप क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। और अब अगला वीडियो करंट अफेयर्स का होगा। उसके बाद हम सीटेट का अधिगम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? अब ये जो चैप्टर में कुछ चीज़ें बताई थी मैंने, चेतन अचेतन, तो उसमें एक युंग का आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। मैंने वैसे दिया है कि युंग ने अचेतना को, है ना, अचेतना को भी दो भागों में बांटा है। किन भागों में बांटा है? दो भागों में। किसने किसने किस किस भाग में? व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। तो व्यक्ति यहाँ सामूहिक अचेतन है, तो एक बात याद रखिएगा कि युंग ने ही सामूहिक और साथ ही साथ व्यक्तिगत अचेतन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो अचेतन जो हैं ये किसने दिए हैं? युंग ने ही दिए हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए, यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है और जूनियर में पूछा गया था ये। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी, ये आपको बताया हुआ है मैंने प्रक्षेपी विधियों में। व्यक्तित्व को मापने की कैसी विधि है? देखिए आंसर मैंने मोल ही दिया। आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रयोगात्मक है कि प्रक्षेपी है? तो ये कैसी तकनीक है? दो विधियां आपको बताई थी, प्रक्षेपी और प्रक्षेपी। प्रक्षेपी में टैट्स, कैट, रोसावशी ये सब आते हैं। तो ये कौन सी तकनीक है? प्रक्षेपी तकनीक है, आपको बताया हुआ है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अहम किसके नियम पर कार्य करता है? अब हमने तीन चीज़ें आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, अहम, परम अहम, इदम। तो ये तीन चीज़ें किसने दी थी? ये कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है, और इनमें क्या क्या था तो आपको पता होना चाहिए किसने दी थी। मैं चलिए बता देता हूँ, सिगमुंड फ्रायड ने दी थी। ठीक है, इदम, अहम और परम अहम। तो उसमें अहम का क्या मतलब था? अहम का क्या मतलब था? सुख था, नैतिकता था, वास्तविकता था या कल्पना था? अहम था वास्तविकता। क्या था? वास्तविकता। आइए फिर से रिमाइंड करा देते हैं, बाकी नोट्स में है ही। अहम वास्तविकता से संबंध रखता है। ठीक है, इदम जन्मजात प्रकृति होती है, मतलब व्यक्ति नेचुरली या जन्मजात कैसा है वो उसकी प्रकृति इदम होती है। अहम वास्तविकता मतलब जो एक्चुअल में होता है व्यक्ति, है ना, जो कभी कभी हमको नहीं दिखती चीज़ें वो होती हैं। और परम अहम मतलब जो हासिल कर सकता है, थोड़ा परलौकिक टाइप की चीज़, मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों से संबंधित, मतलब आइडियल चीज़ें जो हैं परम अहम में आती हैं। ये आपको बताया था मैंने। इदम, अहम व परम अहम किस संरचना के भाग हैं? जाहिर सी बात है, मन के हैं, चेतना के हैं, व्यक्तित्व के भाग हैं। ये किसने दिए थे? सिगमंड फ्रायड ने दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे? सिगमंड फ्रायड ने दिए थे। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगी व प्रसूप्ति पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता पर या क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर? मनोसामाजिक सिद्धांत मैंने सिद्धांत पढ़ाए हुए हैं अधिगम के, उनको पढ़ेंगे तो आप इस पर समझ लेंगे। तो ये किस पे बल देता है? मनोसामाजिक। ये 8 प्रकार के सिद्धांत में विभक्त हैं। उसमें एक सिद्धांत है उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। तो उसमें जो एक स्तर है वो, उससे एक क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत से। ठीक है, तो ये किस पर बल देता है? मनोसामाजिक स्तर पर बल देता है, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर बल देता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं जिनकी आयु 6 से 12 वर्ष की है के लिए एरिक्सन की किस विकास अवस्था है? कौन सी मतलब विकास अवस्था है? तो कौन सी विकास अवस्था है?
प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं की। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अभी मैंने व्यक्तित्व में नहीं पढ़ाया है, ये आपको अधिगम में पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी आप इसको ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं अभी अधिगम में इसको पढ़ाऊंगा ही। तो वैसे अभी इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, समूह के लिए एक्शन की विकास अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। इसका मैं एक्सप्लेनेशन उसी में दूंगा जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? निस्सहायता क्या होता है, आइए समझेंगे। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। ठीक है, अपने अभिभावकों को अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता मतलब समझते हैं, निजी सहायता। बच्चे जब अपनी सहायता नहीं कर सकते, यानी बच्चे जब इस व्यवहार को अर्जित कर ले कि वे सफल नहीं हो सकते, वो सोच लें कि वो सफल ही नहीं हो सकते, तो ये उसकी निस्सहायता का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा कौन सा? पहला। क्या होगा? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, बच्चों में निस्सहायता, समझ गए? निस्सहायता मतलब अपनी वो सोच बना ले कि वो हम पास ही नहीं हो सकते या सफल नहीं हो सकते। ऐसा कब होता है? जब उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में खाली जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है? तो आपको मैंने ये लाइन रटाई हुई है, कौन सी? व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है? मिश्रण है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है? मिश्रण होता है। मतलब जो आप जन्मजात सीख के आ रहे हैं, साथ ही साथ समाज में जाके जो सीखते हैं, उसका मिश्रण होता है व्यक्तित्व। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या इनमें से कोई? भैया मैंने आपको बताया हुआ है कि थॉर्नडाइक ने भी आपको किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा हुआ है। चिंतन अचिंतन शब्द में बांटा हुआ है। आप पढ़िएगा, नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बहिर्मुखी व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? बहिर्मुखी मतलब जिनके क्या हो, थोड़ा सा खुले विचार वाले हों। ठीक है, और अंतर्मुखी मतलब कैसे होते हैं? जो अंदर कुछ सोचते रहते हैं या अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुले नहीं होते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति क्या होगा? आप खुद बताइए। तनाव मुक्त रहेंगे? नहीं। तो उपरोक्त दोनों का तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, इनमें से कोई। सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। बहिर्मुखी कौन होते हैं? जो खुले स्वभाव वाले, सामाजिक होंगे, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाले होंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो सहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1910 में किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें जैसे छूट जाती हैं। ये मूल्यांकन में वैसे मैं चीट डालता, लेकिन ये मूल्यांकन व्यक्तित्व के मूल्यांकन से जुड़ा हुआ, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1910 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, का विकास किसने किया था? ये किसने किया था? बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, हरमन रोसा ने किया था। किसने किया था? हरमन रोसा ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। तो भैया व्यक्तित्व क्या है? आनुवंशिकता एवं समाज दोनों का है, तो ये सभी आएंगे उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ आया था? सीजी टेट का आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व विकास की अधिगम एवं वृद्धि दोनों अवस्थाएं हैं। अधिगम एवं वृद्धि मतलब वृद्धि भी होती है व्यक्तित्व में और अधिगम भी होता है, ऐसे मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? अब व्यक्तित्व की नींव मतलब कब वो व्यक्तित्व उसका मतलब बनने स्टार्ट हो जाता है? तो देखिए, क्या शैशवावस्था में नींव पड़ेगी? बहुत छोटे उम्र में नहीं, गर्भ में, जब बच्चा जो गर्भ में होगा नहीं। विकास वृद्धि अलग चीज़ है, यहाँ व्यक्तित्व की बात कर रहा है। व्यक्तित्व की नींव पड़ेगी बचपना, या बचपना को हम लोग दूसरी नाम क्या देते हैं? बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। जब थोड़ा बच्चा इस उम्र में चला जाता है कि वो कुछ सीखने लगता है, समाज में भी जा जाता है, घर से भी कुछ चीज़ें सीखने लगता है, तो वो क्या हो जाता है? बाल्यावस्था या बचपनावस्था में नींव पड़ती है। किस परीक्षण में
10 मशीलक्ष या स्याही धब्बे होते हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रोसा परीक्षण। आपको बताया है 10 स्याही धब्बे होते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। 16 पीएफ क्या था भैया? ये प्रक्षेपी विधि कैटल के प्रश्न थे, याद करिए, इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के तीन स्तर हैं? तो ये सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रायड ने चेतन के 3 अचेत, इदम, अहम, ये कह लीजिए, या चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। याद आया? तो किसने दिया है ये? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। पढ़ाया है मैंने, पूरा पढ़िएगा उसको, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा है? मतलब जो दबी होती हैं, ठीक है, कौन सी होती हैं? इदम, अहम, परम अहम। कौन सी होती हैं? इदम। कौन सी होती हैं? इदम। जो दमित इच्छाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इदम। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, देखिएगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण मतलब टीएटी है ना? टीएटी है नहीं, बालक प्रसंग बोध मतलब सीएटी है। 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए जाते हैं। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों के 10 कार्ड थे। याद आया आपको? किसके कार्ड थे? 10 कार्ड। बच्चों को जानवरों के ही चित्र दिखा के तो पूछा गया था उसमें, तो लोगों के स्थान पर किसके कार्ड थे? जानवरों के कार्ड थे। ठीक, और मैंने आपको ये बताया है ऑब्जेक्टिव सीटेट के करते समय एक बात याद रखिए, जब भी मनोवैज्ञानिक टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें पहले वो हमसे आंसर काट दीजिए जो कभी हो ही नहीं सकते क्वेश्चन के आंसर, तो उनको काट दिया करिए। फिर 1 या 2 ऑप्शन बचेंगे आपके पास, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा आपकी अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं? जाहिर सी बात है, बहिर्मुखी थोड़े से खुले होते हैं, अंतर्मुखी थोड़ी सी दमित इच्छाओं वाले होते हैं। तो बहिर्मुखी में क्या होती है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी दोनों में अलग अलग होती है। वो लोग बाहर जाना पसंद करेंगे, वो अंदर रहना पसंद करेंगे। कुंठित होंगे थोड़ा सा अंतर्मुखी वाले। मजबूत भावनाएं, ठीक है, भावनाओं में अंतर होगा, ठीक है। तो ये तीनों बातें एक साथ दी हैं। हो तो ये भी सकता है, लेकिन वो 3 बातें कह रहा है, तो 3 बातों में क्या है? अंतर पूछ रहा है ना, किस वजह से भिन्न होता है, तो तीनों चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आपको चूज़ करना हो तो ये सब सकते हैं, लेकिन आपको ये देखिए इनमें से बेस्ट कौन सा है। बेस्ट मतलब जो सारे आंसर कवर कर रहा है वो पहला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें इदम एवं परम एवं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। इदम एवं परम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ये मेरे ख्याल से, अच्छा इन्होंने इदम एवं अहम के बीच में लिख दिया संतुलित स्थापित कर। तो भैया संतुलित व्यक्ति वह होता है जो इदम मतलब जो दमित इच्छाएं हैं और जो उसको इच्छाएं पूरी करनी है। भाई अहम तो वो हो गया जो वास्तविक में चल रहा है उसका, इदम मतलब जो उसकी दमित इच्छाएं, ठीक। दमित इच्छाएं आपको बताई हुई हैं, बहुत सारी होती हैं। अहम, परम अहम क्या है? जो उसको चाहिए एक्चुअल में, आदर्श आइडियल बनना है, तो उनके बीच में बैलेंस बनाना ही क्या है भाई। अगर वो दमित इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तो वो आइडियल कैसे बन पाएगा, ये बताइए। तो इदम एवं परम अहम क्या है? उनके बीच में संतुलन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, तो ये दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब ये समझिए, ए है आपका इदम, बी है आपका अहम और सी है परम अहम। तो अहम तो वास्तविकता में चल ही रहा है, लेकिन बैलेंस किसके बीच में ज़रूरी है? अगर आपको ये टारगेट है आपका परम अहम, इसको पूरा करना है, तो दमित इच्छाओं को क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में, ए और सी के बीच में संतुलन रहे, ठीक है। इस तरीके से समझिए इस चीज़ को। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा, एक सेकंड रुकिएगा सर, इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के लिए, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण के हेतु। तो भैया काहे के लिए सब नृत्य ड्रामा कराया जाता है? काहे के लिए कराया जाता है? ताकि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। कौन कौन सी? विशिष्ट गुणों का विकास भी हो जाए, व्यक्तित्व को ढालने में सहायता मिले, और जो दबी हुई कुंठित भावना है उनको भी प्रकट कर सके, मतलब इदम को भी बाहर निकाला जा सकता है। तो इनमें से सभी चीज़ें होंगी, ठीक है। देखिए मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन था, राजस्थान टेट में पूछा गया। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, मतलब प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है। व्यक्तित्व अध्ययन, शब्द सहचर्य परीक्षण, खेल तकनीक, कौन सी तकनीक है जो नहीं है? तो जाहिर सी बात है कौन सी तकनीक प्रक्षेपी नहीं है। प्रक्षेपी कौन सी नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन, जिसमें कि जैसे कि इंटरव्यू, प्रश्न पूछना, ये सब चीज़ें किसमें होती हैं? व्यक्तिगत अध्ययन में आती हैं। शब्द टीएटी, ठीक है,
शब्द सहचर परीक्षण, चित्र सहचर, जो ये सब कार्ड वार्ड वाली चीज़ें थी, खेल वाली चीज़ें थी, ये सब क्या थी? प्रक्षेपी विधियाँ थी। ये लिखाई हुई हैं। व्यक्तित्व अध्ययन किस में आएगा? प्रक्षेपी में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेपी नहीं पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन मनोदैनिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? मनोदैनिक अवस्थाएं का गत्यात्मक संगठन। मैंने स्टेटमेंट लिखाया है, अब आपको बताना है कौन सा होगा। मुरे होगा? नहीं। वाटसन? नहीं। स्किनर? नहीं। कौन होंगे? आलपोर्ट। ठीक है, किसने दिया है ये? G.W. आलपोर्ट ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपी अप्रक्षेपी? प्रक्षेपी, सीधे मार दीजिए, 25 का C है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। मतलब व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। पहले तो इसका मतलब समझिए। वस्तुनिष्ठ विधि मतलब समझते हैं ना, जैसे कि व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि मतलब समझते हैं कि अगर आप इस तरीके से समझिए, मतलब जिसमें कि बच्चों को कुछ हम लोग कार्ड दे देते थे तो उनसे कुछ कहानियाँ लिखाते थे, या व्यक्ति को कुछ कार्ड दे देते थे उनसे कहानियाँ लिखाते थे, तो उसमें वस्तुनिष्ठ विधि मतलब उसमें पूरा अध्ययन नहीं हो रहा है, सिर्फ वस्तुनिष्ठ टाइप का, प्रक्षेपण टाइप का, मतलब इच्छाओं का केवल ये पता चल रहा है व्यक्ति सोच क्या रहा है, सोच का पता चल रहा है। लेकिन वो जो थोड़ी सी बड़ी विधियाँ थी वो अप्रक्षेपी थी, जिसमें कि हम लोग साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि पूरा, ठीक है, उसमें कोई भी खेल प्रतियोगिता नहीं थी। अब आप ऑप्शंस भी पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए ज़रा ध्यान से। साक्षात्कार विधि कैसी है? अप्रक्षेपी। समाज मिति विधि कैसी है? अप्रक्षेपी। प्रश्नावली विधि कैसी है? अप्रक्षेपी। तो भैया आंसर क्या होगा? प्रक्षेपी होगा। जाहिर सी बात है, इससे भी पकड़ सकते हैं आप। थोड़ा दिमाग भी लगाया करिए, कभी कभी दिमाग से भी आंसर थोड़ा सोचने से निकल आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डालेंगे। कल या परसों में करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, उसमें 30 क्वेश्चन डालूंगा मैं, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।